तो इलस्ट्रेशन 26 डिस्कस करेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। देखो सबसे पहली बात हम लोग ये कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रख लेते हैं। गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पर होता है जब भी, तो जब तक कि सामने वाली पार्टी से अप्रूवल नहीं आ जाता तब तक कि हम लोग एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक अप्रूवल नहीं आ जाता एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट इसमें लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 1200 वो सेंड टू अ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, द एंट्री वॉज मेड इन द सेल्स बुक। एंट्री रिकॉर्ड उसे नहीं करनी थी क्योंकि अप्रूवल नहीं मिला है, उसके बावजूद इसने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो इसने क्या रिकॉर्ड किया होगा? गुड्स आर सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो इसने रिकॉर्ड किया होगा टू सेल्स, और क्योंकि कस्टमर को बेचा होगा तो किसने कस्टमर लिख दिया होगा। यहाँ पे कितना अमाउंट होगा? 1500 पर बेचा। ठीक है, हाँ। अब इसे ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी। और एक चीज़ और, तो ये क्या करेगा? इस एंट्री को रिवर्स कर देगा। हाँ। और क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर द प्रिपरेशन लिखा है, तो जहाँ जहाँ नॉमिनल अकाउंट आएगा हम वहाँ पे क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे। तो सेल्स की जगह हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर 1500, ये लिख दिया। अब एक चीज़ हमें और देखनी होगी, जब भी हम सेल और रिटर्न बेसिस पर गुड्स बेचते हैं तब क्या क्या इफेक्ट होता है। एक तो हमने सेल किया, इसने क्या क्या रिकॉर्ड कर लिया होगा? इसने सेल किया। दूसरा, जब इसने सामने वाली पार्टी को गुड्स बेचे तो इसने क्या कर लिया होगा? इसने क्लोजिंग स्टॉक अपना कम कर लिया होगा, है ना। तो इसने जब ये गुड्स अपनी बैलेंस शीट बना रहा होगा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना रहा होगा, तो इसने क्या किया होगा? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, क्योंकि इसने एंट्री रिकॉर्ड कर ली है, तो इसने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया होगा। मतलब जो भी लेस फिगर है क्लोजिंग स्टॉक की, मान लो इसके पास 10,000 के गुड्स थे और इसने 1500 के बेच दिए। ठीक है, 1500 कौन सा प्राइस है? 1500 प्राइस है आफ्टर प्रॉफिट एडिंग का, मतलब प्रॉफिट ऐड करने के बाद 1500 है। तो अगर देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक की 1500 से थोड़ी ना कम करेगा, क्लोजिंग स्टॉक तो इसे 1200 से कम करेगा, क्योंकि 1200 में इसने गुड्स खरीदे थे और जब ये प्रॉफिट लगाएगा तब बेचा जाएगा, पर क्लोजिंग स्टॉक पे थोड़ी ना प्रॉफिट लगेगा, है ना। क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग जितने पे परचेज किया है उतने से ही माइनस करेंगे। तो 10,000 में अगर 1200 हम कम करेंगे तो कितना होगा? 8800। तो इसने बाय क्लोजिंग स्टॉक में 8800 लिखा होगा कि नहीं? 10,000 माइनस 1200, क्योंकि इसने गुड्स बेच दिए। क्लोजिंग स्टॉक में तो हम लोग एकदम लास्ट की फिगर लिखते हैं ना, जितना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है वही लिखते हैं ना। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है। बट अगर ये तो तब का केस हो गया जब इसने एंट्री रिकॉर्ड करी है। ठीक है, बट अगर ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करता, जो कि इसे नहीं करनी चाहिए थी, तो ये क्या एंट्री डालता? तो इसका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में यहाँ पे क्या होता? बाय क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 होता। इफ एंट्री नॉट रिकॉर्डेड 10,000 होता। तो एक बात बताओ, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 1200 का। मतलब कि इसे 1200 यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कम नहीं करना चाहिए था, बट इसने 1200 से क्लोजिंग स्टॉक कम कर दिया, तो वो चीज़ हमें रिवर्स करनी पड़ेगी ना। तो जब क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करते हैं, तो इसने क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया होगा और यहाँ पे 1200 कर दिया। तभी जब ट्रेडिंग एंड पीएल में गए, यहाँ जब ट्रेडिंग एंड पीएल में गए तभी इसने 10,000 माइनस 1200 कर दिया। बट इसे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एंट्री रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि सेल और रिटर्न बेसिस पर है और सामने वाली पार्टी से अप्रूवल आया नहीं है। इसने क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया 1200 से। ठीक है, तो जब कम किया तो इसने क्रेडिट किया, बट इसे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सामने वाली पार्टी से अप्रूवल हमें मिला नहीं है, तो इसे रिकॉर्ड कुछ करना ही नहीं चाहिए था, क्लोजिंग स्टॉक कम करना ही नहीं चाहिए था। तो अब ये क्या करेगा? रेक्टिफाई करने के लिए जो इसने रिकॉर्ड किया है, जो इसने क्रेडिट किया है, वो इसे डेबिट कर देगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये से डेबिट करेगा 1200 से। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किससे एडजस्ट होता है? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। किससे एडजस्ट होता है हमेशा? पीएल एडजस्टमेंट 1200। ठीक है, तो इस पॉइंट की 2 एंट्रीज बनी है। पहली एंट्री कौन सी? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर, जिसमें वो उसे जो हमने इस तरीके से किया है। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री है। और सेकेंड एंट्री क्या बन रही है? क्लोजिंग स्टॉक वाली। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल वाला क्वेश्चन हो तो उसमें 2 एंट्री पास होंगी। पहली जो कस्टमर के साथ सेल हुआ है उसकी, और दूसरी क्लोजिंग स्टॉक को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, जो कि हमेशा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से एडजस्ट होता है। अब हम सेकेंड एंट्री पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है 7500 वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस। अच्छा बताओ, वेजेस आउटस्टैंडिंग जब होते हैं तो उसकी राइट एंट्री क्या होती है? हमेशा हमें ऐसे ही सोचना होता है। राइट एंट्री क्या होती है?
वेजेस एक्सपेंस है तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, राइट एंट्री होनी चाहिए थी। और ये इसे एंट्री रिकॉर्ड करना चाहिए था जो कि उसने रिकॉर्ड नहीं करी है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है 7500 वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस, बट क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो हम इसमें क्या करेंगे, खर्चे की जगह मतलब जहाँ जहाँ नॉमिनल अकाउंट आएगा वहाँ वहाँ हम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे। तो वेजेस की जगह हम क्या लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे लिए लाइबिलिटी है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है ये, ठीक है, बात समझ आ रही है। और वेजेस को हमने डेबिट क्यों किया, बिकॉज हमारे लिए एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस हमने क्रेडिट किया है क्योंकि हम अपनी लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की साइड चला जाए, ठीक है। अब थर्ड, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 600 हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट वाइल प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट। कुछ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में नहीं लिया। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या होता है, एसेट, और अगर प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट है हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड, this has not been taken into account, prepaid insurance account debited to insurance premium। अब ध्यान से सुनना कि ये इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर क्यों आया है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, दिस एंट्री हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, तो जहाँ जहाँ पर नॉमिनल अकाउंट आएगा वहाँ हम क्या लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट। इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरीके का हमारा एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह क्या आ जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट। तो हमारी राइट एंट्री क्या हो जाएगी, मतलब हमें जो रिकॉर्ड करना चाहिए था वो क्या रिकॉर्ड करना चाहिए था, ये नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए था, ये तो मेरी वर्किंग है। रिकॉर्ड क्या करना चाहिए था, इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह हमें क्या लिखना चाहिए था, टू पीएल एडजस्टमेंट, कितना 600। अब ध्यान से देखो कि मेरी ये एंट्री आई कैसे ना, नहीं देखो पानी, देखो ये एंट्री मेरी आई कैसे। मान लो मेरा एनुअल इंश्योरेंस होना है 1000 रुपये का, एनुअल इंश्योरेंस मेरा होना है 1000 रुपये का, बट मैंने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को 1600 रुपये पे कर दिए, ठीक है, मतलब 600 रुपये मैंने एडवांस में उसे पे कर दिया। तो जब मैंने उसे 1600 रुपये पे किए होंगे तब मैंने एंट्री क्या रिकॉर्ड करी होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो मेरा क्या है, एक्सपेंस है ना। अकाउंट डेबिटेड 1600 मैंने रिकॉर्ड किया होगा, और मैंने क्रेडिट में लिख दिया होगा टू इंश्योरेंस कंपनी, मतलब टू कैश, क्योंकि कैश में मैंने पेमेंट किया है, ठीक है। ये मैंने तब किया होगा, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अब कहने की बात ये है कि 600 का मेरा प्रीपेड है, मतलब ये मेरा ज़्यादा है, तो मैंने दूसरी एंट्री क्या रिकॉर्ड की होगी, क्योंकि ये ज़्यादा है, मैंने रिकॉर्ड किया होगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड 600 से मैंने इसको एसेट बनाया, और फिर मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया 600 से, और इंश्योरेंस समझ आ गई एंट्री मेरी बनी कैसे, समझ आ गई भाभी। और इंश्योरेंस प्रीमियम क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, मतलब मेरा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, टू पीएल एडजस्टमेंट, है ना बात। अब वही बात कि ये पीएल में कैसे शो होता है, याद है किसी को, जब हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि हम यहाँ पे टू इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस प्रीमियम में 1600 इस तरीके से लिखते थे, और लेस प्रीपेड इंश्योरेंस करते थे, कुछ याद आ रहा है। और एसेट साइड में जाके हम लेस प्रीपेड इंश्योरेंस में 600 लिख देते थे, और एसेट साइड बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करते थे, इंश्योरेंस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते थे एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस 600, ऐसे करते थे, समझ आ गया, तो कंफ्यूजन। 3000 स्पेंट ऑन करंट रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वॉज कैपिटलाइज्ड, प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर किया और उसे कैपिटलाइज कर लिया, हमें कैपिटलाइज नहीं करना था, तो इसने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी। पहले सबसे पहले लिखते हैं राइट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, राइट एंट्री होनी चाहिए थी, रिपेयर्स एक्सपेंस है तो रिपेयर्स को हम डेबिट कर दें और कैश कर दें क्योंकि कैश में पेमेंट है, और 3000 लिख दें, होना ये चाहिए था। हो क्या गया, हो ये गया कि इसने जो भी रिपेयर है उसे कैपिटलाइज कर दिया, मतलब इसने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया और यहाँ इसने टू कैश कर दिया। अब रॉन्ग एंट्री को हम रिवर्स करें, रॉन्ग एंट्री को तो कैश अकाउंट डेबिटेड 3000 टू प्लांट एंड मशीनरी 3000, और राइट एंट्री के साथ मर्ज कर देंगे, मतलब रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड 3000 टू कैश 3000, कैश अकाउंट डेबिटेड कैश टू कैश कट जाएगा बिकॉज अमाउंट सेम है, और रिपेयर्स क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, तो रिपेयर्स की जगह क्या आ जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड 3000 टू प्लांट एंड मशीनरी 3000। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। अब आगे दिया है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ क्लेम अगेंस्ट द मर्चेंट वॉज इन डिस्प्यूट, ठीक है, मर्चेंट को हमें कोई पैसे देने थे, ठीक है, बट वो कहाँ है, डिस्प्यूटेड है, मतलब हो सकता है उसे पैसे देने पड़े और हो सकता है ना देने पड़े। मतलब अब आगे देखो क्या लिखा है, एंड इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 4000 वुड प्रोबेबली हैव टू बी पेड ऑन दिस अकाउंट,
ठीक है। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 4,000 तो मतलब ये प्रोबेबल है कि 10,000 में से हमें 4,000 देना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा सर्टेन लग रहा है। जैसे 10,000 तो बहुत अनसर्टेन है, डिस्प्यूटेड है कि पता नहीं देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। बट 10,000 में से 4,000 अमाउंट ये बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल है कि हमें देना पड़ेगा। तो ये जो 4,000 है ये हमारा क्या हो गया, प्रोविजन होगा। प्रूडेंस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि जितने भी प्रोबेबल एक्सपेंसेस हैं उन्हें अभी ही रिकॉर्ड कर दो। तो अब क्योंकि यहाँ पे इट वॉज एस्टिमेटेड 4,000 वुड प्रोबेबली हैव टू बी पेड ऑन दिस अकाउंट, तो हम इसको अभी ही रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि ये प्रोबेबल है कि हमें हो सकता है इतना खर्चा बियर करना पड़ जाए। ठीक है। तो लॉस तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस ड्यू टू डिस्प्यूट अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी। कितना, 4,000। लॉस ड्यू टू डिस्प्यूट अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी 4,000। लॉस ड्यू टू डिस्प्यूट एक तरीके का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट हुआ, तो ये रिप्लेस किससे हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो हमारी फाइनल एंट्री क्या हो जाएगी, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी 4,000। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज ₹1,500। इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट एक्रू हुआ है। इंटरेस्ट हमारी क्या है, इनकम। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, टू इंटरेस्ट और इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, तो एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारे लिए एसेट है कि हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1,500 और 1,500। और क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो टू इंटरेस्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, टू पीएल एडजस्टमेंट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, टू पीएल एडजस्टमेंट 1,500 और 1,500। अब क्या, क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर स्टेटेड बाय 2,000। क्लोजिंग स्टॉक 2,000 से ओवर स्टेटेड है, और ओवर स्टेटेड है मतलब ज़्यादा डेबिटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करना पड़ेगा। और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किससे एडजस्ट होता है, पीएल एडजस्टमेंट से एडजस्ट होता है। अब पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेना, ठीक है। और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना आता है ना, जैसे हमारी सबसे पहली एंट्री पास हुई थी, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर, तो ये हम लोग इस तरीके से यहाँ लिख देंगे, टू कस्टमर कितना, 1,500। फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री पास हुई थी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट 1,200, ये हमने पास की थी यहाँ पे। समझ आ रहा है काम, नहीं क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या बोलना, दूसरी एंट्री हमने ये पास की थी ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट 1,200, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,200। उसके बाद हमने नेक्स्ट एंट्री पास करी थी ये, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 7,500 हो जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट एंट्री पास करी थी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, बाय, ये सब किया करो, स्किप मत किया करो वरना एग्जाम में यही गलत करके आओगी 2 नंबर का, 600 रुपये। फिर नेक्स्ट एंट्री हमने ये पास करी थी, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी 3,000, तो यहाँ आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 3,000। फिर उसके बाद क्या हुआ है, हाँ, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, ये पास किया था हमने, 4,000 और 4,000, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी 4,000। अब नेक्स्ट एंट्री हमने क्या पास करी है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय, फिर पास किया पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक बात बताओ, एक मिनट, अब बस ये बताओ, अब तुम ये बात सुनो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद, है ना, इतना करने के बाद जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, इसको हम जब प्लस करेंगे और इतने को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 14,700, ठीक। इतना करने के बाद हम ये पता लगाएंगे कि आखिर करेक्ट नेट प्रॉफिट होना क्या चाहिए था। ये तो हमारा बैलेंस हो जाएगा क्योंकि जब हमने इसको इसमें से माइनस किया है तो ये ऑब्वियसली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या होगा, जो हमारा फिगर कैपिटल अकाउंट में आया यहाँ पे 14,700, इसको हम माइनस कर देंगे उस नेट प्रॉफिट से जो क्वेश्चन में हमें पहले से ही दिया हुआ है, यानी कि 64,000 नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में पहले से दिया है फर्स्ट लाइन में। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो हमारा करेक्टेड नेट प्रॉफिट क्या है, 64,000 जो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया है फर्स्ट लाइन में ही, और कैपिटल अकाउंट से जो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से जो हमने कैपिटल अकाउंट की फिगर निकाली है वो हम माइनस कर देंगे 14,700, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा करेक्टेड नेट प्रॉफिट है 49,300 रुपीज़ का, ठीक है।
इसको इसको हम लोग यहाँ नीचे मेंशन कर सकते हैं कि करेक्टेड नेट प्रॉफिट है 49,300। तो इलस्ट्रेशन 26 समझ आ गया? कोई कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना, ठीक है।